हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस विद नोबिता। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एनएसआईएम सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A मॉड्यूल से रिलेटेड है। मेरा नाम दीपक है और मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। अगर आपको मेरा एआरएन नंबर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन या बायो यूट्यूब चैनल के बायो में चेक कर सकते हैं। जो लोग एनआईएसएम की एग्जाम देने का प्लान बना रहे हैं, आप इन वीडियोस पर भरोसा रख सकते हैं। हमने ये प्लान किया है कि हम एनआईएसएम 5A मॉड्यूल की इस पूरे प्लेलिस्ट में 12 वीडियोस बनाएंगे जो आपके म्यूचुअल फंड एग्जाम्स के सिलेबस में है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिला होगा जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है और काफी लंबा पोर्शन है जिसको पढ़ने में बहुत वक्त लगता है। इस पीडीएफ में 12 चैप्टर्स हैं, इसीलिए हम 12 अलग अलग वीडियोस में समझाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके लिए। प्लेलिस्ट का नाम NISM 5A मॉड्यूल होगा और हर एक वीडियो से आपको इजीली पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। एंड वीडियो के एंड में हमने हर चैप्टर्स के 10 MCQs भी रखे हैं ताकि आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकें। ये MCQs प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड होंगे एंड आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे आप एग्जाम्स में बैठे हो और वहां पर आप सॉल्व कर रहे हो। इन MCQs को जरूर अटेम्प्ट करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से अगर कोई आपका दोस्त NISM का 5A एग्जाम्स देने वाला है। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम्स को पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इजीली एग्जाम्स पास करेंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है। चलो तो एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको MCQs आने वाले हैं, राइट, जिसके हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे इस मॉड्यूल के बाद। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम है आपका। 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा विच इज 120 मिनट्स एंड जो पासिंग स्कोर होगा वो 50% होगा विच इज 50 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, जिस वजह से अगर आपको 90 क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं और 10 क्वेश्चंस के आंसर में आप कंफ्यूज्ड हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल आप वो 10 क्वेश्चन के आंसर इंट्यूशन पे आप देके आइएगा बिकॉज आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, राइट। एंड अगर आपका इंट्यूशन करेक्ट रहा तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। कभी कभी लोग 1 या 2 मार्क्स से भी फेल हो जाते हैं। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे भी आंसर देकर आइए, 100 का 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेबस के वेटेज के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका जो एग्जाम मटेरियल है उसमें 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट में डालूंगा अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी करेंगे। फाइनल एग्जाम से जाने के पहले वाले दिन कौन सा मॉक टेस्ट आप देख के जाओगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ये सारी चीजें करेंगे। इवन मैं आपको है ना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, नोट्स जो होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, ये वाला जो अब मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ वापस से, ये अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट पोर्शन है, बोलते हैं ना लेटेस्ट पोर्शन है, जो कि दिसंबर 2024 में आया है एंड अभी चल रहा है मार्च 2025। तो एकदम न्यू पोर्शन है जहां भी कोई भी चेंजेस लगे हैं मुझे कि NISM ने किया है वो सारी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। एंड कहीं भी मुझसे गलती हुई है तो मैं भी उसको भी ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा अब वीडियोस में, सो दैट आपके पास एकदम ही लेटेस्ट पोर्शन आए, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। एग्जाम के एक रात पहले, एक दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसमें भी 2 4 5 चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, देन फिर उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं फेल हो गया, राइट। सो मेरे पास ऐसा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप कॉमेंट सेक्शन अच्छे से देखेंगे कि बहुत सारे लोग पास भी हुए हैं, बट क्या होता है ना हमारा सबसे पहला नजर जाता है नेगेटिव कमेंट की तरफ कि कौन फेल हुआ, राइट, ये वीडियोस इनफ है कि नहीं है, राइट। तो अगर आपको उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज आप वीडियोस के साथ आप अपना ई बुक भी देख सकते हैं जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियोस को 1 से लेके पूरा 12 वीडियोस अच्छे से देखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, छोटे मोटे नोट्स, एंड उसके साथ आप मॉक टेस्ट जो भी हमने डाले हुए हैं वो भी पूरे प्लेलिस्ट में देखते हैं, आप डेफिनेटली पास होंगे। मैं आपको 70 to 80 मार्क्स तो मिनिमम आपको आ ही जाएगा। एंड अगर आप अच्छे से 90 प्लस करना चाहते हैं तो आप ई बुक का भी सहारा ले सकते हैं अलॉन्ग विद वीडियोस। उसके लिए आपको फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते का टाइम भी देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। अगर आप एक चैप्टर को भी एक दिन लेके बैठते हैं एंड कंप्लीट करते हैं तो हार्डली आपका 2 हफ्ते का ये पोर्शन है, राइट। सो प्लीज सीरियसली लीजिए इस एग्जाम को बिकॉज ये एग्जाम आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर जॉब दिलाने की पावर रखता है। इवन ब्रोकिंग कंपनीज लाइक जीरोधा, एंजल वन, ग्रो में आपके चांसेस हो जाते हैं जॉब लगने के। इवन अगर आप बैंक्स में काम कर रहे हैं तो वहां भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज बैंक भी अब कंपलसरी कर रहा है जो भी बैंक के एम्प्लॉइज है उनको ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए। सो
हर जगह इस चीज का महत्व है। सो प्लीज इस एग्जाम को सीरियसली लेके जाइए। वीडियोस भी अगर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की पावर मिल जाएगी। एक प्रॉपरली आप रिसर्च करके अपने क्लाइंट्स को भी म्यूचुअल फंड सेल कर पाएंगे, वो भी आपसे खुश रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मुझे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताइए, या कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा है ये साल बाई करने के लिए, या कौन सा म्यूचुअल स्कीम बेस्ट है आज तक का जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हों, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा होता है, स्टॉक्स अच्छा होता है कि रियल एस्टेट में करूं या गोल्ड में करूं, राइट। या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है एंड वो पूछते हैं कि इस साल मुझे क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए या सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट रहने दूं, या फिर स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। सो क्या ये क्वेश्चंस गलत हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं है, बट ये क्वेश्चंस पूरे सही भी नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स। जैसे कि हम एक अजम्पशन लेते हैं, दो लोग हैं, एक 40 ईयर ओल्ड है और एक 11 साल की लड़की है। ठीक है, अभी जो 40 ईयर ओल्ड है उनका प्लान क्या होगा कि उनको आगे जाके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, या उनको आगे जाके अपनी लाइफ आराम से जीनी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं अपने लाइक 40 ईयर्स तक। एंड जो 11 साल की बच्ची होंगी, उनका अभी सपना ये नहीं होगा कि उनको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। उनका अभी पहले सपना होगा कि मैं कौन सा हायर एजुकेशन लेके अपना करियर बनाऊं, राइट। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या कोई भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, राइट। तो दोनों के गोल्स अलग है। तो क्या हम एक क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे उनको हम उनका गोल्स बता दें? ऐसा नहीं होता है। तो इसी क्वेश्चंस को आंसर करते हुए पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड जर्नी जो हमारा ये एग्जाम NISM एग्जाम के लिए होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड मैं आपको स्टोरीज के माध्यम से या कुछ कंसेप्ट्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एकदम सही नहीं होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग टाइप के गोल्स होते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए? हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने आप को आप पूछिए कि वाई इन्वेस्टमेंट, या मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, या मुझे जिम क्यों करना है, राइट। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसके पीछे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने के पीछे, वो होता है फाइनेंशियल गोल्स को मीट करना। अब आप नॉर्मली ऑन एन एवरेज इंडिया में हम नोटिस करते हैं कि 90 to 95% लोगों की एवरेज सैलरी 20 से 25 हजार होती है। तो 20 से 25 हजार की सैलरी अगर पर मंथ आपकी है, तो आप उसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं कर पाओगे। एंड उसके लिए आपको प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए। जो भी आप पैसे कमा रहे हो उसको आपको बढ़ाना होगा फुल बहुत तेजी से, सो दैट आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट में 2.5 या 3% इंटरेस्ट मिलने से आप अपने पैसे को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन करके एक फैक्टर है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसकी वजह से आपका पैसा बढ़ नहीं पाता, उल्टा कम होता जाता है एवरी ईयर, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? फाइनेंशियल गोल्स को मीट करना। इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कौन सी दो चीज चाहिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए? पहला होता है अमाउंट, आपको पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। एंड दूसरा होता है आपको टाइम देना पड़ता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स मिलने के लिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकें, उसको आप कंप्लीट कर सकें। अब हम आपको ना लास्ट दो एग्जांपल से ही समझाते हैं। 40 ईयर जो ओल्ड आदमी थे, उन्होंने अपना अभी फाइनेंशियल गोल क्या बनाया कि उनको रिटायरमेंट के लिए उनको अपना वेकेशन एकदम एंजॉय करना है अगले 10 साल बाद या 20 साल के लिए, राइट। एंड जो 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उनको क्या करना है? उनको अपनी हायर एजुकेशन करना है, उनको अपना करियर अच्छा बनाना है, राइट, उनको अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है। तो इन दोनों भी गोल्स को अचीव करने के लिए अमाउंट और टाइमलाइन उनको देना होगा, राइट। अब हम कुछ बता देते, हम आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताते हैं जो लोग फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड कुछ अनकॉमन गोल्स बताते हैं, अनकॉमन फाइनेंशियल गोल्स। तो कॉमन फाइनेंशियल गोल्स आपने काफी बार सुना होगा कि मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, जैसे अपने मम्मी पापा ने हमारे हमारे लिए किया था। या फिर अगर आप एक 30 ईयर 40 ईयर ओल्ड हो जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में अब यही चीज आएगा कि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे अपने रिटायरमेंट के वक्त के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो आप 50 ईयर 60 ईयर के बाद आपकी बॉडी वैसी वर्क नहीं करेगी जैसे अभी आपकी यंग एज में कर रही है। इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है, फाइनेंशियल गोल। ठीक है, और थर्ड है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो दुनिया में, हम सबको अपना खुद का एक घर बनाना होता है। चाहे हम कितनी भी रिच फैमिली से आए हो, हमारे मम्मी पापा ने हमें ऑलरेडी एक घर प्रोवाइड किया हो, बट स्टिल हमारा एक गोल होता है कि हम अपना एक खुद का एक ड्रीम हाउस बनाए, राइट। या कुछ लोग अपने मैरिज के लिए भी पैसा जमा करते हैं, चाहे या फिर उनके मम्मी पापा भी उनके मैरिज के लिए पैसा जमा करते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में देखा ही होगा,
लोग अपनी बेटी और बेटे के लिए पैसा जमा करते हैं ताकि उनकी मैरिज एकदम धूमधाम से हो। आजकल टीनेजर्स के माइंड में होता है कि उनको एक कार खरीदना है या उनको एक बाइक खरीदनी है, और वो भी ड्रीम बाइक या ड्रीम कार जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, राइट। तो वो छोटे मोटे सैलरी से फुलफिल नहीं हो सकता। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। वेकेशन की भी प्लानिंग करते हैं मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स भी होते हैं, उनको कहीं घूमने जाना है, या कोई सिंगल भी हो उनको घूमने जाना है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसे ही कुछ अनकॉमन फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करता है, वो पहले 5 साल 6 साल अपने जॉब करता है, पैसे एक्यूमुलेट करता है, फिर उसको बिजनेस बनाने के लिए वो जॉब छोड़ के फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो साइड बिजनेस भी शुरू कर सकता है। एंड कुछ लोग अपने सेल्फ हायर एजुकेशन के लिए, अपने आप को हायर एजुकेट करने के लिए, जैसे अभी मेरी मम्मी पापा का अगर बजट नहीं था उतना, या हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी एज अ मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से, तो मैंने नॉर्मल बीकॉम कर लिया। लेकिन अगर अब मुझे, मेरा सपना है कि मैं एमबीए करूं, तो मुझे उसके लिए कम से कम मिनिमम 5 लाख 6 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं छोटे कॉलेज से भी करता हूँ तो उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 3 4 साल पैसे कमाएंगे, उसके बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए डालेंगे, और फिर उसी के थ्रू आप आगे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, राइट। या कुछ लोग तो होते हैं जो बहुत काम करने के बाद उनको एक ब्रेक चाहिए होता है 2 महीना 3 महीने का, तो उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ताकि वो 3 महीने अगर ना भी जॉब करें तो भी उनका घर प्रॉपरली चल सके। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए हमें गोल सेट करना जरूरी है। जैसे कि हमें अपने लास्ट स्लाइड में चेक किया कि इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकें, चाहे वो छोटे हो, शॉर्ट टर्म हो, बड़े हो, लाइक लॉन्ग टर्म हो, राइट। तो अब स्टेप्स क्या है उस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैं आपको 3 स्टेप के प्रोसीजर बताऊंगा, जो अगर आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं या फिर आगे जाकर फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं, तो आप प्रॉपरली समझा सके एक क्लाइंट को। तो फर्स्ट स्टेप होता है गोल सेट करना, राइट। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप एक स्किनी है, 45 kgs के अगर आप हैं, या 50 kgs के, और आपको 60 kgs जाना है, आपको बिल्ड करना है मसल्स, राइट। तो पहले आपने क्या किया, अपने दिमाग में गोल सेट किया, राइट। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप पहले क्या गोल दिमाग में ला रहे हो, आप एक गोल सेट कर रहे हो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे जो भी कुछ भी आपको गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अब गोल जो है ना, वो लाइफ इवेंट्स की बेसिस पे होते हैं, और वो भी 2 टाइप में होते हैं, डिजायरेबल इवेंट्स और अनडिजायरेबल इवेंट्स। ओके। अब डिजायरेबल इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जो आप डिजायर कर रहे हो, जैसे कि रिटायरमेंट, ये डिजायर कर रहे हो ना कि मुझे अपने रिटायरमेंट अच्छी से जीनी है, मैं वेकेशन घूम घूम के ट्रैवल करके वर्ल्ड जीना चाहता हूँ अपना रिटायरमेंट, मुझे एक जगह से बैठे नहीं रहना, राइट। तो एक डिजायर है आपका। चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ये आपका एक डिजायर है। आपको एक घर खरीदना है, ये आपका डिजायर है, राइट। और कुछ अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं जो आप चाहते नहीं है बट वो हो जाता है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, अचानक से आपकी फैमिली में ऐसा हो ना, बट कभी हो जाता है, राइट, कि कोई फैमिली में अचानक से बीमार पड़ गया और उसके पीछे हमें 5 लाख 10 लाख रुपए लग गए, जो हमने सोचा नहीं था कभी होगा, बट हो गया। कभी घर में चोरी हो गई, या कोई भी बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, जो हम कभी चाहते नहीं है बट वो हो जाता है। गोल सेट करना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के लिए वो इन्वेस्टमेंट करें, राइट। अब डिजायरेबल इवेंट्स जो आप खुद चाहते हैं कि हो आपके, उसके लिए आप कैसे प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इमरजेंसी कॉर्पस या इंश्योरेंस प्रोडक्ट का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पापा मम्मी ने आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, या फिर आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा, कि अगर घर में कोई भी बीमार पड़ता है तो वो आपको हेल्प कर पाए, राइट। वो एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया, राइट, आपके फ्यूचर के लिए, कि अगर अचानक से कोई आपकी फैमिली में बीमार पड़ गया तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस काम आ जाएगा, और अगर कोई डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनका सहारा हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट, वो जो लाइफ इंश्योरेंस से पैसा आएगा उसके, राइट। ये अनडिजायरेबल इवेंट हो गया। अब गोल तो आपने सेट कर लिया कि आपको क्या करना है, कौन सा फाइनेंशियल गोल है आपका। लेकिन अब आता है स्टेप 2, जिसको बोलते हैं सेटिंग प्रायोरिटी टू योर गोल्स। अभी हमारे सबके अलग अलग गोल्स हैं, या बहुत सारे गोल्स हैं। जैसे मेरा खुद का अगर मैं गोल बोलूं, तो मेरा गोल है कि मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ूं। सेकंड गोल है मेरा कि मैं एक ड्रीम हाउस खरीदूं, राइट। मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली एकदम गोल्स, मतलब फाइनेंशियली एजुकेट करूं, अपने रिटायरमेंट की अच्छी प्लानिंग करूं। मैं अगर आगे जाके मेरी मैरिज होती है, मेरे बच्चे होते हैं, तो उनको एक बेटर एजुकेशन दे सकूं, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। तो मेरे पास अब देखिए कितने सारे गोल्स हो गए। अब इन गोल्स में सबसे प्रायोरिटी मुझे किसको देना है, वो 2 चीजों में डिवाइड हो जाती है, इंपॉर्टेंट गोल्स एंड गुड टू हैव गोल्स। अब इंपॉर्टेंट गोल्स मेरे यहाँ पर क्या है, सबसे पहला मुझे अभी ध्यान देना होगा मेरे करियर के ऊपर, सो दैट मैं उससे एक सेकंड गोल अचीव कर सकता हूँ इनकम जनरेट करके, विच इज अ ड्रीम हाउस, राइट। या फिर अपने जाके मेरी अगर शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, तो मैं उनके एजुकेशन के लिए या फिर अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं।
और गुड टू हैव गोल्स में क्या आ जाते हैं, आपको कार लेना है, आपको आईफोन लेना है, आपको ड्रीम वेकेशन पे जाना है, ये आपके गुड टू हैव गोल्स हो जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कार लेना इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, राइट? तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। फिर आता है स्टेप 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्रायोरिटी भी सेट कर ली, क्या फाइनेंशियल गोल ऐसे ही अचीव हो जाएगा? नो, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दो चीज चाहिए। फर्स्ट इज अमाउंट चाहिए आपको। अब अमाउंट आप कहाँ से लाएंगे, राइट? अमाउंट बहुत जरूरी चीज है। एंड दूसरा है, अगर आपने अमाउंट ले भी आया तो आपको टाइम देना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट को सक्सीड होने के लिए, ताकि उसमें से रिटर्न्स आ सके, जनरेट हो सके, एंड जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब गोल सेट करने के लिए इतना इजी भी नहीं है कि आपको पता चले कि आपकी प्रायोरिटी क्या है या आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है, राइट? या नियर टर्म में आपको क्या हासिल करना है। तो अगर हम उसको एक डेटा के थ्रू बनाएं तो ज्यादा बेटर होता है। स्टीफन कॉवे जो है, अमेरिकन एजुकेटर थे, वो एक बेस्ट सेलर बुक उनकी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उन्होंने ये टर्म समझाया था प्रॉपरली। ये जो टेबल देख रहे हैं आप, जिसमें क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीजें, ड्रीम्स, गुड टू हैव या टेन्योर लिखा हुआ है, इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। इसके थ्रू उन्होंने बोला कि लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स या नीड्स को प्रॉपरली लिख पाएंगे या डिसाइड कर पाएंगे, सो दैट आप चीजें जल्दी अचीव कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमने क्या दिमाग लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हमें गोल सेट करना बहुत जरूरी है और उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये टेबल आपकी काफी मदद कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट करने को आपने डिसाइड कर दिया, आपके पास गोल सेट हो गए, आपने अमाउंट ले आया, आपने टाइमलाइन एक डिसाइड कर लिया है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जिसको आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, जो कि है इन्फ्लेशन। क्योंकि आप किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसको इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बहुत बड़ा। जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आप 25,000 सैलरी कमाते हैं और हर महीने आप 5,000 सेव करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, राइट? अब आपकी सेविंग्स अकाउंट आपको 2.5%, 3% रिटर्न दे रहा है, सिर्फ प्रॉफिट दे रहा है, राइट? इंटरेस्ट दे रहा है। क्या ये काफी है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि महंगाई हर साल आती जाती है, जिस वजह से आपको आपके गोल्स अचीव करने में बहुत वक्त लग सकता है, या फिर आप शायद अचीव ना भी कर पाए। क्योंकि महंगाई का जो एवरेज रेट चल रहा है वो 6 to 8% के बीच में चल रहा है इंडिया में, राइट? और आप सिर्फ 3% इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मतलब आप अपने पैसे को सिर्फ 3% से बढ़ा पा रहे हैं, जबकि 6 से 8% तो महंगाई चल रही है। मतलब आप जो भी पैसे सेव कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है बढ़ने के अलावा, राइट? और आपको अगर आपके गोल्स अचीव करने, तो आपको आपके पैसे बढ़ाने हैं तेजी से, ना कि उसको कम करना है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेशन का मतलब समझाऊं, तो जब राइज हो जाता है, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं हर साल, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को जब आप एडजस्ट करेंगे आपकी गोल्स में या उनकी वैल्यूज में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और अगर इन्फ्लेशन पे आपको कंट्रोल करना है या ओवरकम करना है इन्फ्लेशन को, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दिखता बहुत सेम है, बट वो है नहीं। क्योंकि सेविंग्स इज अ सेविंग अ पोर्शन ऑफ योर मंथली इनकम। जो भी आप पैसे मंथली कमाते हैं, उसमें से जो आप एक छोटा सा हिस्सा सेव करते हैं, उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अलग होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप वो जो छोटे से हिस्सा आपने सेव किया है, उस वो पैसा निकाल के आप कहीं पर लगा रहे हो, ताकि उसमें से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। कुछ ना कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है कि जो ये मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ, जहां पर भी जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में, उसमें से आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में दो बहुत बड़ी फर्क क्या है, कि जो सेविंग्स आप करते हो वो आप अपनी सेफ्टी ऑफ कैपिटल के लिए करते हो, या थोड़ा सा इंक्रीमेंट के लिए। तो आप जब पैसे आपने पुराने जमाने में लोग आप करते थे ना, 5,000 रुपए निकाल लिए और कबर्ड में डाल दिया, तो अब वहां पर क्या आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं? नहीं। आप क्या करना चाह रहे हो, आप बस उस पैसे को सेव करना चाह रहे हो, सेफ्टी चाहते हो उस पैसे की। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को कहीं पर, जिससे आप प्रॉफिट्स या रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एफडी करते हो, तो आप वहां से क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो? रिटर्न्स 5% की या प्रॉफिट, राइट? या अगर आप एक बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या वहां से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो? प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? ये फर्क है छोटा सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नोट बना लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो एग्जाम में काम आ सकता है, राइट? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो दोनों हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से पहले आता है, राइट? जैसे मैंने आपको समझाया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, राइट? और वो पैसे कब आएंगे? जब आप सेव करेंगे। अगर आप पैसे कमा रहे हैं 25,000 और हर महीने पैसे एक्सपेंड, सारे एक्सपेंसेस ही हो जा रहे हैं आपके,
तो आप पैसे बचा ही नहीं पाए, और जब आप सेव ही नहीं कर पाए तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? करेक्ट। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया या इन्वेस्टमेंट टूल डिसाइड किया, उसमें ना कुछ फैक्टर्स को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करने से पहले। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो सब लोग चेक करते हैं कि क्या सेफ्टी है उस इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि आपने इंडियन मेंटालिटी स्टार्टिंग से ही देखा होगी कि हमें अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पैसों की। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया होगा रियल एस्टेट में, फिक्स डिपॉजिट में, राइट, गोल्ड में, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि सेफ है, यहाँ मेरा पैसा डूबेगा नहीं। सेकंड आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करना कि हम कभी भी हमें आज से 6 महीने बाद या 2 दिन बाद ही या 1 साल बाद कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हम उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ के हम जल्द से जल्द पैसा निकाल सके। जैसे कि आजकल आपने नोटिस किया होगा एफडी में और सेविंग्स अकाउंट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, राइट, या डेट फंड्स में। कि हमने एफडी किया, अगर हमें अभी 6 महीने बाद कोई इमरजेंसी हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या हमें कुछ काम लग गया तो हम 6 महीने बाद भी वो एफडी तोड़ के हमारे पैसे निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लेकिन क्या रियल एस्टेट यहाँ पर काम आएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट मतलब एक घर खरीदना हो गया या एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो गई, जो आप कल, अगर आपको कल की कल पैसे चाहिए तो आप उसको बेच नहीं सकते ऑन द स्पॉट, क्योंकि वहां पर कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है, उनके साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है, विच टेक्स टाइम। तो यहाँ पर लिक्विडिटी एक रियल एस्टेट का अच्छा ऑप्शन नहीं होता लिक्विडिटी के हिसाब से। एंड थर्ड होता है रिटर्न्स। कितने रिटर्न्स हमें मिलेंगे, राइट? तो अब एफडी में तो आपको 5 से 6% रिटर्न्स मिलते हैं। अभी 2023 में जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, एफडी के इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन की वजह से जो रेपो रेट वगैरह आरबीआई ने चेंज किया, जिस वजह से बैंक्स ने अभी एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है, जो कि 7 to 8% तक भी जा रहा है, राइट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका कन्वीनियंस कैसा है, क्या आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो। जैसे कि अगर आपको आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर एफडी में इन्वेस्ट करना है, तो आप घर बैठे बैठे आप इजीली इन्वेस्ट कर पा रहे हो, अपने एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, राइट? बैंक अकाउंट यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करके इजीली इन्वेस्ट कर पा रहे हो, आपको पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको 10 किलोमीटर जाके इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कन्वीनियंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सेकंड है टिकट साइज। अगर आपने के दिमाग में आया कि आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एक मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर जगह लागू होता है आजकल। तो जैसे कि एक म्यूचुअल फंड 100 रुपए से भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, मंथली एसआईपी, या कहीं कहीं 10,000 मिनिमम होता है, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है टैक्सेशन ऑन अर्निंग्स। अब जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां पर गवर्नमेंट की नजर होती है, जहां भी आप कुछ कमाओगे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चाहेंगे, राइट? तो हर इन्वेस्टमेंट टूल का अलग अलग टैक्सेशन होता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक अलग ही टैक्सेशन चार्ज होता है, अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अलग होता है, और एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग होता है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पोर्शन में ये चीज है टैक्सेशन के बारे में, इसीलिए बने रहिएगा वीडियोस पे, हर एक वीडियो देखिएगा। 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को प्रॉपरली देखिएगा ताकि आप एग्जाम में इजीली क्लियर हो सके और आपका म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सके। फोर्थ आता है टैक्स डिडक्शंस। बहुत सारे लोग इंडिया में ना कुछ चीजों में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उनको जो टैक्सेशन भरना पड़ रहा है उसमें आपको आईटीआर फाइल करते वक्त उनको टैक्स का डिडक्शन मिल सके। जैसे कि एक पीपीएफ, पीपीएफ में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि एटीसी के अंदर उनको डिडक्शन मिल सके, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को समझा, फैक्टर्स कौन से एवेलुएट करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको समझा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कौन से असेट क्लासेस में करने चाहिए या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आइए हम डिफरेंट असेट क्लासेस को देखते हैं और समझते हैं। और असेट क्लासेस की बातें करें तो यहाँ 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। रियल एस्टेट, कमोडिटी, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। तो पहले हम रियल एस्टेट को समझते हैं। रियल एस्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एसेट माना जाता है। इस एसेट की पॉपुलैरिटी की वजह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ज्यादातर केस में लोग रियल एस्टेट को सेल्फ कंजम्पशन या यूजेस के लिए खरीदते हैं। इसलिए अगर रियल एस्टेट को खुद के रहने के लिए लिया जाए तो उसे एक्सपेंस माना जाता है, और अगर उसे बेचकर प्रॉफिट बनाना हो या रेंटल इनकम का मोटिव हो तो उसे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। रियल एस्टेट को फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, लैंड, कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सेट्रा। एज एन एसेट क्लास इनके फीचर्स कुछ इस तरह से रहते हैं, जिसमें लोकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ये काफी इलिक्विड एसेट है, मतलब जिसे हम बेचकर जल्द से जल्द पैसा नहीं निकाल सकते, इसके लिए इलिक्विड बोला जाता है इसे। इस असेट में
फिजिकल फॉर्म या फाइनेंशियल फॉर्म दोनों में ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। कैपिटल ग्रोथ के साथ ये करंट इनकम भी ऑफर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि लोग लैंड प्रॉपर्टी खरीद के उसे रेंट पे दे देते हैं, उसे रेंटल इनकम आता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन और अदर चार्जेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी काफी हाई रहते हैं इसमें, जो कि इसके रिटर्न्स को भी गिरा देते हैं। रियल एस्टेट से रिटर्न्स कैलकुलेट करते समय प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस और एप्लीकेबल टैक्सेस है, उन्हें भी एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि यह खर्चे काफी बड़े होते हैं एंड इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। कमोडिटीज के कई टाइप्स होती है जो कि सब अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल, व्हीट, कॉर्न, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। पर इनमें ज्यादातर में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। हाउएवर, कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर सिल्वर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर कमोडिटी है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा आपके घर में गोल्ड एंड सिल्वर कोई ना कोई खरीद के रखा ही होगा। इसके अलावा कई कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी आते हैं कई कमोडिटीज के, बट उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रीफर नहीं की जाती, क्योंकि वो एक तो लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, मेकिंग देम इवन मोर रिस्कियर, तो ज्यादा रिस्क बन जाता है उसमें। और दूसरा जनरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वेरेस ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का प्लान कर रहा हो। कमोडिटीज में इन्वेस्टर्स को करंट या रेगुलर इनकम नहीं मिल सकती है और उन्हें कैपिटल ग्रोथ पर ही रिलाई करना पड़ सकता है। तो कमोडिटीज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, उसमें सिर्फ कैपिटल ग्रोथ पे ही आप रिलाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कमोडिटीज में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर हम इंडिविजुअल्स या रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम। सेकंड कॉलम में राइट कॉर्नर में आप ऊपर देख पाएंगे फिक्स्ड इनकम असेट क्लास वो होती है जिसमें इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टिल द मैच्योरिटी, और साथ में इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है वो भी वापस मिल जाता है मैच्योरिटी। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कई तरह की हो सकती है, जैसे कि एफडीज, आरडीज, सीनियर सिटीजन स्कीम, ईपीएफ एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी कुछ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिनकी मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग भी होती है। इस तरह के बॉन्ड पेपर्स कई तरह के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बैंक्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इशू किया जाता है। यह बॉन्ड्स जनरली रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट्स भी देते हैं, सो इन्वेस्टर एक फिक्स पीरियोडिक इनकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो इक्विटी से कम रिस्क रहता है। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी यानी कि एक हिस्सा एक कंपनी का। इक्विटी असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट्स करके आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लें, तो जब रिलायंस कंपनीज की धीरे धीरे ग्रोथ होगी, राइट, तो आपके स्टॉक प्राइस की भी ग्रोथ होगी। तो आपने अगर समझो 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और अगले 3 साल में रिलायंस कंपनी ने काफी ग्रोथ की है, उसके शेयर प्राइस अब 2,000 रुपए हो गए, तो आपने 100% का रिटर्न जनरेट किया है 2 सालों के अंदर। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इक्विटी एज एन असेट क्लास ने इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं, और तो और इक्विटी के रिटर्न्स बाकी सभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से ज्यादा ही रहे हैं लॉन्ग टर्म में। इक्विटी ना सिर्फ कैपिटल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देता है कंपनीज के शेयर प्राइस के मूवमेंट के जरिए, बल्कि साथ में डिविडेंड इनकम का भी स्कोप देता है जब कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को भी पास ऑन करती है। इक्विटी के इन्वेस्टमेंट करने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिसको हम ईटीएफ्स के नाम से भी जानते हैं, इंडेक्स फंड्स एक्सेट्रा। तो ये तो था इक्विटी और अदर एसेट क्लासेस के बारे में। इन सभी एसेट कैटेगरीज को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने मेन एसेट क्लासेस और उनसे जुड़े इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को तो देख लिया है, पर किसी भी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम उससे जुड़े रिस्क। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। रिस्क बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और इंटरेस्ट रेट। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क समझने से पहले इन्फ्लेशन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है इन्फ्लेशन? राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर टाइम। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो आप अभी खरीद रहे हैं कि प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाना, मतलब उसका प्राइस बढ़ जाना, या कोई भी सर्विस जो अभी आप ले रहे हैं उसकी प्राइस में बढ़ जाना एक टाइम पीरियड के बीच में, लाइक 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, ठीक है। अगर मैं उसको सिंपल भाषा में समझाने जाऊं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
अभी आप एक टीवी 10,000 रुपए में खरीद पा रहे हैं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल आप समझिएगा। और अभी इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है काफी टाइम से ऑन एन एवरेज 8% का चल रहा है, हम अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो टीवी आज आप 10,000 में खरीद पा रहे हैं, आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद आप वही टीवी 14,693 रुपए में खरीदेंगे, 14,693। वही टीवी आप 10 साल बाद 21,589 रुपीज में खरीदेंगे, 20 साल बाद 46,610 रुपीज में, और 30 साल बाद 1,06,27 रुपए में। तो देखा आपने इन्फ्लेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से कभी भी जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं किसी भी चीज में, तो हमें ध्यान देना है कि जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है वो क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शायद उसका कुछ ज्यादा फायदा हो ना सकेगा। अब जब हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं रिटर्न्स के साथ, फॉर एन एग्जाम्पल आपने इक्विटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, ठीक है, आपको 12% का एवरेज आपको रिटर्न्स मिला, ठीक है। अब इन्फ्लेशन चल रहा है समझो 7% पे, तो 12 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो 5% आपका पॉजिटिव रिटर्न्स आया, राइट। मतलब आपने 5% रिटर्न्स कमाए हैं, ना कि 12%, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है ना, इन्फ्लेशन को हमें डिडक्ट करना है। तो जब हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आया है उसमें से इन्फ्लेशन रेट को हम हटा देते हैं, इन्फ्लेशन रिटर्न्स को हम हटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्लियरली लिखा है व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आर एडजस्टेड फ्रॉम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहीं भी आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत काम का होगा। जब हम रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं और हम इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट नहीं कर रहे, मतलब माइनस नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, रियल रियल वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि जब हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो रियल पिक्चर सामने आएगा कि हमने कितना रिटर्न अर्न किया है। और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में से मतलब है हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। मैंने आपको पहले भी समझाया था लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और जब कभी भी आप उसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं, मतलब आप उसमें से बाहर आना चाहते हैं, तो आप उसको बेच के वापस आ सकते हैं, राइट, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं और उसमें से आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, वो बन जाता है लिक्विडिटी रिस्क। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका रियल एस्टेट, राइट। आप समझो एक फ्लैट खरीदते हैं 2 BHK का, फॉर एग्जांपल मुंबई में आपने 2 BHK का फ्लैट खरीदा 1 करोड़ रुपीज में, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर आपको जरूरत पड़ गई अचानक से पैसों की, और अब आप उसको बेचना चाहते हैं, चाहे आप उसको 95 lakhs में ही क्यों ना बेचना चाहते हो, या 90 lakhs में, या 1 करोड़ 5 लाख में, आपको इतना आसानी से कस्टमर्स मिलेंगे नहीं, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है उसको बेचने में। इसके लिए इसको बोलते हैं रियल एस्टेट को लेस लिक्विड थिंग, ठीक है। बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती है इसके अंदर कि आप कभी भी बेच के आ जाएं। ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है प्री मेच्योर विड्रॉल ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। समझो आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है 5 लाख, 5 लाख रुपए का 5 साल के लिए, ठीक है। अचानक से 1.5 साल बाद आपको ना अचानक से बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई और आपको अब एफडी तोड़ना है। तो अगर आप जब वो एफडी तोड़ेंगे तो प्री मेच्योर जो विड्रॉल आपने किया है, क्योंकि आपने मेच्योर होने से पहले उसको विड्रॉ कर लिया, इसके लिए उसको प्री मेच्योर विड्रॉल बोलते हैं। उस पे आपको मे बी कुछ इंटरेस्ट 1% का या 2% का पेनाल्टी लग सकता है। इसीलिए लिक्विडिटी रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थर्ड चीज जो हम टर्म अब समझेंगे वो है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब भी आप कोई बॉन्ड या डेवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो उसमें आपको क्या होना था, आपको रेगुलर इनकम मिला था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और जब वो मेच्योर हो जाएगा बॉन्ड या डिबेंचर तो आपको प्रिंसिपल पेमेंट मिलता है, राइट। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था विद एप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर समझो जिनसे भी आपने बॉन्ड लिया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया है, कॉर्पोरेट से लिया है, अगर वो अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है आपको, ठीक है, या वो आपको प्रिंसिपल का अमाउंट ही रिपे नहीं कर पा रही है, तब बन जाता है क्रेडिट रिस्क, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट करें उससे पहले आप क्रेडिट रेटिंग जरूर देख लें उन बॉन्ड्स की। अगर वो AAA है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई बॉन्ड्स लें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लें, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बॉन्ड्स ना लें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स सबसे ज्यादा सेफ होते हैं। भले ही उसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स, बट सेफ रहता है, आपको क्रेडिट रिस्क का ज्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, गवर्नमेंट बहुत मतलब रेयरली डिफॉल्ट करेगी किसी भी कंट्री। अब आते हैं मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क की तरफ। अब मार्केट रिस्क क्या होता है, जब भी मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी आती है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, उसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं।
जैसे आप लोग ने, आपको याद होगा कोविड आया था 2020 के मार्च महीने में, राइट? उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की मार्केट ने सफर किया था, राइट? जैसे अपना निफ्टी, अपने इंडिया का जो निफ्टी था वो 12,000 समथिंग पे चल रहा था एंड अचानक से वो 7,500 रुपए पे आ गया था, करेक्ट? वेरी डीप फॉल, बहुत बड़ा फॉल हुआ था और बहुत लोगों ने पैसे अपने गंवाए थे वहां पर, राइट? सो मार्केट रिस्क इसको बोलते हैं, और मार्केट रिस्क को प्राइस रिस्क भी बोला जाता है। तो अब 3 टाइप के मार्केट रिस्क होते हैं, उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट इज मार्केट वाइड रिस्क। मार्केट फॉल इन मार्च 2020 owing to a fear and negative market outlook among investors। मार्केट वाइड रिस्क मैंने आपको समझा दिया, कोविड की वजह से जो हुआ था। अब आता है सेकंड, होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल महिंद्रा, महिंद्रा कार्स बनाती है, ठीक है? अभी अचानक वो अभी भी नॉर्मल कार्स बना रही है, लेकिन अब है ना ई व्हीकल्स आपने सुना होगा, राइट? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काफी डिमांड हो रहा है एंड ऐसा दिख रहा है फ्यूचर की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही है, राइट? तो कुछ टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, राइट? कुछ नया आ रहा है, नया इनोवेशन हो रहा है, बट महिंद्रा कंपनी उसको इनोवेट नहीं करना चाह रही है, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके सेल्स के जो नंबर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनके कार्स बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाहिए, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है ना कि हमेशा टाइम के साथ चलो। टाइम को अगर आप छोड़ोगे तो आप कभी भी बर्बाद हो सकते हो। बड़ी से बड़ी कंपनी बर्बाद हो जाती है, जैसे नोकिया को भी आपने जाना होगा। नोकिया की अगर केस स्टडी आप जानते हैं तो एंड्रॉइड में वो शिफ्ट नहीं हुए थे टाइम पे, हेंस वो मार्केट से डिसरप्ट हो गए थे। थर्ड इज इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आपको मैंने महिंद्रा के एग्जांपल से बता दिया। मार्केट वाइड रिस्क मैंने आपको कोविड का एग्जांपल बता दिया। थर्ड इज इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। अभी कोई भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से अगर चेंजेस आते हैं तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री या पूरा का पूरा सेक्टर है ना डाउनफॉल देख सकता है, और जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चाइना ने 2020 के जस्ट पहले केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जो है ना वहां पर बैन कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था। जो केमिकल्स बनती है ना कोई प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो सेक्टर को मतलब बैन कर दिया कि अब कंपनीज केमिकल्स नहीं बना सकती, यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह। इससे क्या हुआ, पूरी की पूरी सेक्टर को है ना एक ही बार में धक्का लगा, ठीक है? उसका फायदा इंडिया को जरूर हुआ, क्योंकि चाइना के बाद हम ही एक जो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है, तो इंडिया को जरूर फायदा हुआ। लेकिन क्या हुआ, चाइना में जितनी भी पूरी इंडस्ट्री थी केमिकल सेक्टर की, वो डाउनफॉल देखी, बहुत हेवी डाउनफॉल देखी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया होगा उनको नुकसान हो गया ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हम ये सारी चीजों का रिस्क समझ लें, और जब हम इन्वेस्ट कर भी लें तो हमें ट्रैक करते रहना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और उसके न्यूज के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल भी आंख बंद करके इन्वेस्ट करके छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। इंटरेस्ट रेट रिस्क, नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमी में अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है बाय आरबीआई तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बॉन्ड्स को और डेट सिक्योरिटीज को। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का जो प्राइसेस होता है उसमें नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब जब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपके बॉन्ड के जो प्राइसेस होंगे वो घटेंगे। जो, और ये नॉर्मल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होते हैं ना, उन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया है 1,000 रुपए का, 1 साल के लिए 8% इंटरेस्ट। बॉन्ड इशू होने के बाद इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है? तो अब क्या होगा, नया बॉन्ड इशू किया जाएगा जो कि 8.5% इंटरेस्ट पे इशू किया जाएगा। समझिए अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आप सोच रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में आप अपने बॉन्ड को बेचना चाहते हैं। अब जब आप बेचने जाएंगे तो आपका बॉन्ड हमेशा लेस अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8.5% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड आ चुका है और आपका तो 8% वाला है, तो आपका बॉन्ड कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो इससे होगा क्या, आपको आपका बॉन्ड जो आपने 1,000 रुपए में लिया था उसको आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़ सकता है, मतलब आप 900 पे या 800 पे या 700 पे भी बेचना पड़ सकता है। इसी वजह से इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोला जाता है। अब मेच्योरिटी फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। बॉन्ड्स विद लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी विल हैव हायर इंपैक्ट एज कंपेयर टू बॉन्ड्स विद शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये मोस्टली लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी में ही होगा प्रॉब्लम, क्योंकि समझिए आपने जो 16 दिन वाला बॉन्ड लिया होता तो इंटरेस्ट रेट अगर उसके आसपास इंक्रीज डिक्रीज भी होता तो इतना इशू आपको नहीं आता। बट लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, उस पर आपको बहुत हेवी इंपैक्ट हो सकता है। अब नोट पढ़ लीजिए एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स ऑन
बॉन्ड्स मैच्योरिटी। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको रिलेशन बताया, ये दोनों भी लाइन आप ध्यान में रखिएगा, मे भी एग्जाम में आपको आ सके। क्या है? इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस हैव नेगेटिव ऑन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे, और वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर आएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हमने अब तक तो सारे रिस्क देख लिए हैं, बट एक जो इन्फ्लेशन रिस्क मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, उसका एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में आपके एग्जाम में, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, अभी सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं बट विद फॉर्मूला। अगर आज कोई चीज आप 10,000 रुपए में खरीद पा रहे हैं, और इन्फ्लेशन का जो रेट है, अजम्पशन लिया हमने 8% है पर एनम, तो वही चीज आप 5 साल बाद कितने रुपए में खरीद पाएंगे, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, 5 साल बाद हमें कितने रुपए में वो चीज मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू N। A यहाँ पर अमाउंट के लिए होगा, P इज प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आप कितना रुपए अभी में खरीद पा रहे हैं, 1 प्लस R। R क्या आ जाएगा? R मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है 8%, और N मतलब टाइम पीरियड, मतलब कितने साल बाद का आपको जानना है, 5 साल बाद का जानना है, तो आप 5 से वहां पर रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप नीचे देखें तो 10,000 प्रेजेंट वैल्यू में हमने लगा दिया है, ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस 8% है, राइट? इसी वजह से 0.08 ब्रैकेट क्लोज, और रेस टू एन। एन वहां पर 5 इयर्स है, इसीलिए हमने 5 लगाया। अगर आपको 20 साल बाद का या 10 साल बाद का निकालना होता, तो एन की जगह आप 5 के जगह 10 या 20 रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अभी 5 साल का निकाल के चेक करें, तो आ रहा है 14,693 अप्रॉक्स। मतलब आपने जो चीज आज 10,000 रुपए में खरीदा है, उसी चीज को आपको 5 साल बाद 14,693 रुपए में खरीदना पड़ेगा, मतलब 4,693 रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया हो। आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा इस चीज को अपने तरफ से 10 साल या 20 साल का निकालने का, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी एक नोट बना लीजिए, फॉर्मूलाज जो जो बीच में आएंगे उसकी एक नोट बना लीजिए, ताकि आपको आप भूले ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे रिस्क हैं तो कौन इन्वेस्ट करेगा। देखिए, रिस्क हर चीज में होती है, स्टिल हम वो रिस्क लेते हैं जिसके वजह से हमें कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। नुकसान ऑब्वियसली हर चीज में एक नुकसान और प्रॉफिट की बात होती है, बट अगर हम उसको कैलकुलेटिवली रिस्क को कैलकुलेट करके चले तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि हम कोई जॉब भी जब पकड़ते हैं, तो एक रिस्क है कि हम कभी भी वहां पर परमानेंट तो हमारा है नहीं, तो हमको कभी भी निकाला जा सकता है प्राइवेट जॉब से। बट यस, हम एक कॉन्फिडेंस से चाहते हैं कि वी आर गुड, वी विल डू आवर वर्क नाइसली, एंड हम वहां पर सर्वाइव करेंगे। सो वैसे ही अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ये सारी रिस्क को जानते हुए इन्वेस्ट करोगे, अमाउंट और टाइम पीरियड दोगे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे, और इससे अपनी फाइनेंशियल गोल्स को आप मीट कर पाओगे। अब जब हम रिस्क समझ ही गए हैं, तो उसको मेजर कर लेते हैं कैसे करना है, और कुछ उसके रिस्क के मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को भी जान लेते हैं। तो 3 ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे हम रिस्क को मेजर और उसको मैनेज किया जा सकता है। पहला है अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या है? हम ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो उसमें हम इन्वेस्ट कर दें। जैसे कि अभी आपने हाइप देखा होगा 1-2 साल से कि क्रिप्टो करेंसी का कुछ ज्यादा ही हाइप है, लोग अननेसेसरी विदाउट एनी नॉलेज इन्वेस्ट किए जा रहे थे। बट अभी क्रिप्टो करेंसी का जो हाल है, उसमें काफी लोगों के पैसे अटक गए होंगे या लॉस भी खा चुके होंगे अब तक, तो राइट, कुछ क्रिप्टो करेंसीज बंद हो गए। इसी वजह से जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ना हो, उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप उस चीज के बारे में जान ले तभी इन्वेस्ट करें। दूसरा है टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट सम फ्रॉम सम इवेंट और डेवलपमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक बॉन्ड इन्वेस्टर है, जैसे हमने आपको बॉन्ड के बारे में अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था, राइट? एक बॉन्ड इन्वेस्टर है और वो सोच रहा है कि ना, इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो नीचे जाने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था यार, याद है, इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड्स के साथ। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बॉन्ड क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट? तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है, तो एक बॉन्ड इन्वेस्टर क्या कर सकता है? उसके पास जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी बॉन्ड्स है उसको अभी के अभी सेल कर सकता है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। जिससे होगा क्या, अगर इंटरेस्ट रेट आगे जाके नीचे चला जाता है, तो बॉन्ड्स की वैल्यू है जो है बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी, और काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट होगा, राइट? लेकिन अगर ये जजमेंट गलत हुई और इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं गया इकोनॉमी का, तो काफी नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का। ठीक है, थर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छी चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि वॉरेन बफेट को आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहे हैं।
ठीक है, अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा था नेवर कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब सारे अंडों को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, वो फूट सकता है, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी वजह से अगर हर अंडे को अलग अलग जगह रखा जाए तो फूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे ही हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ताकि अगर कोई एक सेक्टर किसी और चीज की वजह से प्रॉब्लम में भी है तो दूसरी चीज को नुकसान ना हो। जैसे कि हमने अगर डेट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, हमने इक्विटी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, हमने गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो अब हमने क्या किया, तीन जगह डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे भी चला जाता है, बॉन्ड्स मार्केट अफेक्ट भी हो जाती है, तो इक्विटी मार्केट और गोल्ड को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ और रिस्क भी हैं, हमने अभी रिस्क मेजर और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तो देखी, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो मार्केट की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस होने की वजह से नहीं होती है। हमारे इन्वेस्टर का जो बिहेवियर होता है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के बारे में, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, आपके क्लाइंट्स की इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत ही यूजफुल होगी। आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनको कन्विंस कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे और उनसे इन्वेस्ट करवा पाएंगे। कुछ ऐसे भी रिस्क है जो इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के इमोशनल बिहेवियर से रिलेटेड है। खुद के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और इन रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। इन्हें बिहेवियरल बायसेस कहा जाता है। आइए इन रिस्क को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बायसेस जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कंफर्मेशन बायस, फेमिलियरिटी बायस, हर्ड मेंटालिटी, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस और रिसेंसी बायस। सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक विच इज आल्सो नोन एज अवेलेबिलिटी बायस। ये देखा गया है कि बहुत से लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करते हैं, जो उन्हें इमीडिएटली माइंड में आता है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एनालाइज या प्रोसेस करते वक्त। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसका मतलब है कि अच्छी रिसर्च नहीं की गई है बाय इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसके वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट कर देते हैं, जो कि रिस्क को बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं कंफर्मेशन बायस की तरफ। कंफर्मेशन बायस में इन्वेस्टर्स को कुछ एडिशनल डेटा या इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उनके बिलीव्स या व्यूज को सपोर्ट करने के लिए। दूसरे शब्दों में बोले तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं खुद से, और फिर उसके लिए डेटा ढूंढते हैं जो कि उनके व्यूज को सपोर्ट कर पाए। इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाता है। फेमिलियरिटी बायस, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें इन्वेस्टर्स फेमिलियर इन्वेस्टमेंट्स पर ही ध्यान देते हैं, जो कि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने से दूर कर देते हैं। हर्ड मेंटालिटी, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अक्सर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स एक ग्रुप का पार्ट होकर या फिर उस भीड़ के साथ ही चलने लगते हैं, जबकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सबके अपोजिट जाकर भी इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाया है। लॉस एवर्जन, लॉस एवर्जन कहता है कि लोगों में देखा गया है कि वो लॉस को अवॉइड करना पसंद करते हैं सेम अमाउंट के गेन से भी ज्यादा। यानी कि उनके अकॉर्डिंग 5,000 का प्रॉफिट कमाने से अच्छा होगा कि 5,000 का लॉस ना हो। इस तरह के बिहेवियर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करवा देते हैं इन्वेस्टर्स का। ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो एक बहुत ही कॉमन बायस है जो कहता है कि इन्वेस्टर्स को खुद के जजमेंट और डिसीजन मेकिंग पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इससे उन्हें ये लगने लगता है कि वो दूसरों से अच्छे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इससे रिस्क बढ़ सकते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स ने बिना अच्छे से इन्वेस्टमेंट को समझे इन्वेस्ट किया हो। लास्ट वन है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस मतलब हाल ही में हुए मार्केट इवेंट्स का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस पर काफी इम्पैक्ट करता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टर्स करंट कंडीशंस पर वही एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने लगते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर से वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स में रेकमेंडेड से भी ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट करने लगते हैं ज्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए। तो इन सब से एक चीज तो क्लियर है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो रहेंगे, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या इमोशनल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो। तो किसी तरह से इन्वेस्टर के लिए रिस्क को कम किया जाए और इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान किया जाए, ये पॉसिबल है।
रिस्क प्रोफाइलिंग के थ्रू। आइए समझते हैं अगले स्लाइड में रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग में सिंपली इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है सो दैट उन्हें ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ना रेकमेंड की जाए जो उनके लिए रिस्क एपेटाइट से ज्यादा हो सकती है। रिस्क एपेटाइट को जानने के लिए 3 चीजों का इवेल्युएट करना काफी जरूरी है। द नीड टू टेक रिस्क, द एबिलिटी टू टेक रिस्क, द विलिंगनेस टू टेक रिस्क। इसमें नीड टू टेक रिस्क में आता है कि मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स चाहिए होते हैं अपने गोल्स को टाइम पर अचीव कर पाने के लिए। एबिलिटी टू टेक रिस्क का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की एबिलिटी उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी या पोजीशन और इन्वेस्टमेंट हराइजन यानी टाइम पीरियड के बेस पर है। वही विलिंगनेस रिस्क हैंडल करने की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी पर बात करता है। एक एडवाइजर को इन्हीं सब फैक्टर्स को समझना है और बैलेंस क्रिएट करना है और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल कि रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए सेबी जो है उन्होंने कंपलसरी कर रखा है म्यूचुअल फंड को, हर म्यूचुअल फंड कंपनी को, कि कोई भी जब वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करे या कोई भी म्यूचुअल फंड वो अपने ऐप पर या वेबसाइट पर दिखाए तो वहाँ रिस्कोमीटर नाम की एक चीज होती है जो आप स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे हो, जहाँ दिखे कि ये फंड में लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है और ये हाई रिस्क है, सो दैट इन्वेस्टर्स प्रॉपरली अपना रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर पाए। अब जब हमने रिस्क प्रोफाइलिंग को समझ लिया है तो अब ये समझते हैं कि पैसा कैसे एलोकेट करना है अक्रॉस डिफरेंट असेट्स एंड असेट क्लासेस, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाए इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर अपने गोल्स को भी अचीव कर पाए। आइए समझते हैं असेट एलोकेशन के बारे में। असेट एलोकेशन का मतलब है कि इन्वेस्टर के पैसे कई तरह के असेट्स में एलोकेट करना, जैसे कि इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हाउएवर मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है कि पैसा तो एलोकेट होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में बट बिना किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिव के। तो बात करें अगर एसेट एलोकेशन की तो इसमें डिफरेंट एसेट कैटेगरीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एक डिफाइंड या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सबसे मेन आइडिया एसेट एलोकेशन के पीछे किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का ही है और इसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसके स्टेप्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो भी अप्रोच एसेट एलोकेशन के लिए चूज की जाती है उसमें इन्वेस्टर को सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आइए समझते हैं उन अप्रोचेस को। दो सबसे पॉपुलर एसेट एलोकेशन के अप्रोचेस हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड दूसरा है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में एलोकेशन को इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के हिसाब से रखा जाता है। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कंसिडर किया जाता है जो कि इन्वेस्टर्स को उनके गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, देयर इन्वेस्टमेंट होरिजन और रिस्क प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए। इसमें टारगेट एसेट एलोकेशन को परसेंटेज टर्म्स में हर एसेट के हिसाब से रखा जाता है आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। उस परसेंटेज टारगेट को ही स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कहा जाता है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन से काफी अलग चलते हुए डायनेमिकली एसेट एलोकेशन चेंज करने का प्लान करता है। अप्रोच का मेन बेनिफिट होता है कि मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और इवेंट्स का फायदा उठा पाए और अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना पाए। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करना बिना रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज किए, या फिर पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बढ़ाना बिना रिस्क को बढ़ाए। इसीलिए इसे डायनामिक एसेट एलोकेशन भी बोला जाता है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन टिपिकली मंझे हुए इन्वेस्टर्स के लिए सही रहता है जो कि बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, मींस बहुत ही इंटेलिजेंट या जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इन्वेस्टर्स इन दोनों में से कोई भी अप्रोच चूज कर सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि एसेट एलोकेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़े फ्रॉम टाइम टू टाइम और इसे ही रीबैलेंसिंग कहा जाता है। आइए रीबैलेंसिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझिए कि एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको 50% इक्विटी में एलोकेट करना है और 50% डेट में एलोकेट करना है। ठीक है, तो उन्होंने एलोकेशन शुरू कर दी। एक साल के बाद जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो उन्होंने देखा कि इक्विटी का जो एलोकेशन उन्होंने किया था वो 20% से बढ़ गया है और डेट का जो उन्होंने एलोकेशन किया था वो 5% से घट गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो असेट एलोकेशन अपने टारगेट से मूव हो चुका है, राइट। जैसे कि 1000 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया था, 1000 रुपए डेट में इन्वेस्ट किया गया था, तो जैसे इक्विटी 20% से बढ़ा तो अब इक्विटी में 1200 रुपए हो चुके हैं
और डेट में 5% से नीचे जाने की वजह से 950 रुपए हो गया है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि पोर्टफोलियो अब 2000 से 2150 रुपए हो चुका है। करेक्ट। अब इक्विटी और डेट को अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में चेक करूं तो अब इक्विटी 55.81% हो चुका है और डेट 44.19% हो चुका है, जो कि 50-50% से एकदम ही भटक चुका है। तो अब हमें उनको दोनों को 50-50% लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्विटी से कुछ हिस्सा बेचना होगा और डेट में जाके खरीदना होगा, तब जाके वो 50-50% एग्जैक्ट जो हमने टारगेट बनाया था वो होगा। इसे ही कहा जाता है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग दोनों भी केसेस में जरूरत पड़ सकती है, स्ट्रेटेजिक हो या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हो। आई होप आपको रीबैलेंसिंग समझ में आ गया है और आप ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो या अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो का एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनको एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आगे हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हुए 10 क्वेश्चंस, उसको भी आप देखते हुए जाइए। आप चेक कीजिए कि आपको इस वीडियो में से कितना कुछ समझ में आया, वो 10 क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको रिटेंशन की जरूरत है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी आ रहा है। तो प्लीज उसको भी देखिएगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज रखूं और एट द एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारे कंबाइंड 12 चैप्टर्स के 100 एमसीक्यूज रखूं एक वीडियो में, ताकि आप उसको सॉल्व करके ट्राई कर सकें आपको कितना आ रहा है। अगर आपने ये 12 चैप्टर्स प्रॉपरली कर लिए विद ऑल द एमसीक्यूज, आई एम अश्योरिंग यू दैट आप डेफिनेटली पास होंगे, क्योंकि मैंने खुद जब ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था तो मैंने 24 आवर्स के अंदर प्रिपेयर किया था, ठीक है, एंड मैंने इजीली पास कर लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इस पे ध्यान दीजिए, छोटे मोटे नोट्स बनाइए जो आपको याद करने की जरूरत है। जहां भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो चीज को तो ज्यादा नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट। गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, राइट। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप NISM 5A एग्जाम क्लियर करते हैं आपको आपका सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। वो सर्टिफिकेट को लेके है ना आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास लिंक्डइन नहीं है तो जरूर आप लिंक्डइन बनाइए, बिकॉज आपको जॉब्स मिलने में बहुत काम आता है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारी कंपनीज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांगती है, राइट। तो जैसे ही आप NISM 5A का सर्टिफिकेट पोस्ट करेंगे तो आप हमें जरूर टैग कीजिए। मैंने टैग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने दिया हुआ है कि आपको टैग क्या करना है। आप मेरा नाम टैग कर सकते हैं, आप इवन हैशटैग्स में फाइनेंस विद नोबिता, हैशटैग NISM 5A एग्जाम, NISM 5A एग्जाम प्रिपरेशन, हैशटैग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ ब्रोकिंग कंपनीज के या बैंक्स के जहां पर आपको जॉब चाहिए वो हैशटैग्स में डाल सकते हैं, टैग कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जो है ना प्रोफाइल लोगों तक पहुंचेगी, ब्रोकिंग कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज तक पहुंचेगी, जिससे आपको ना जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। एंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपको फायदा होगा, राइट। एंड मैं जरूर आपका जब ये सर्टिफिकेट आप जब मुझे टैग करेंगे मेरे तक पहुंचेगा तो मैं जरूर इसको रिपोस्ट करने की पूरी ट्राई करूंगा जब जब मैं इसको नोटिस करूंगा। एंड अगर आपको मेरे मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना है तो लिंक्डइन प्रोफाइल का जो लिंक है मेरा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो के, एंड आप वहां से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब एमसीक्यूज आ गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, बिना आपको कोई देखे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो क्वेश्चंस रीड और ऑप्शंस रीड करने में सोचिए और आंसर दीजिए और देखिए कि वो राइट आंसर आपका हो रहा है या नहीं। एंड अपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं वो प्लीज आप, या कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये 12 चैप्टर्स देखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। अगर आपको पीडीएफ नहीं पढ़ना है तो ये बस 12 चैप्टर्स जो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में बना के दे रहा हूँ ये इनफ है आपको एग्जाम पास कराने के लिए, एंड आई एम श्योरिंग यू दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of these is not a factor to evaluate investment? Option is A safety, B liquidity, C return, and D is reachability. आंसर है डी, reachability. सेकंड क्वेश्चन है, which one of these is not an asset class? ऑप्शन ए commodities, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी स्टॉक स्लैश इक्विटी, ऑप्शन डी रियल एस्टेट। आंसर है ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टाइप्स ऑफ असेट एलोकेशन। ऑप्शन ए क्रेडिट, इन्फ्लेशन एंड प्राइस, बी डाइवर्सिफिकेशन रीबैलेंसिंग एंड स्ट्रेटेजिक, सी स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड डायनामिक, डी ह्यूरिस्टिक कन्फर्मेशन एंड फेमिलियरिटी।
आंसर है सी, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड डायनामिक, हमने जस्ट पढ़ा था। क्वेश्चन 4, सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑप्शन ए साइबर रिस्क, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन रिस्क, ऑप्शन सी मार्केट रिस्क एंड ऑप्शन डी क्रेडिट रिस्क। ये काफी इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन ए साइबर रिस्क। क्वेश्चन 5, which one of the following statement perfectly defines loss aversion? Option A, the ability to take high risk for profitability. Option B, a bear market resulting to investors' loss. Option C, one's tendency to prefer avoiding losses. Option D, one who invests only in equity market. आंसर है सी, one's tendency to prefer avoiding losses. Sixth question है, what is real rate of return? Option A, return that the investor gets after payment of all expenses. Option B, return that the investor gets after taxes. Option C, return that the investor gets after adjusting the risk. Option D, return that the investor gets after adjusting inflation. आंसर इज ऑप्शन डी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, इसीलिए रियल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। 7th, द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए असेट एलोकेशन, ऑप्शन बी कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी डाइवर्सिफिकेशन। Answer is option C, inflation. Eighth question, what is asset allocation? A, asset allocation is keeping certificates of the physical securities in proper places. B, allocating the available money to all the securities available. Option C, allocating the right proportion of funds to equity, debt and money market securities. Option D, none of the above. Answer is option C, allocating the right proportion of funds to equity, debt and money market securities. Ninth question है, in order to ascertain risk appetite, the following must be evaluated. The need to take risk, option B, the ability to take risk, option C, the willingness to take risk, option D, all of the above. It was a very easy answer. Option D is the answer, all of the above, क्योंकि तीनों भी investors को evaluate करना चाहिए. 10th question, what is diversification? Option A, to diversify the investment amount in the periodic manner. Option B, investing across various asset classes to spread the risk of loss. Option C, investing in sector fund generates a way to diversification. Option D, it is an investment style to reduce inflation risk. Answer is option B, investing across various asset classes to spread the risk of loss. Thank you so much for watching guys. I hope आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो MCQs में, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। 11 चैप्टर्स और बचे हैं, उसको हम प्रॉपरली MCQs के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको प्लेलिस्ट आगे मिल सके और आप बाकी के सारे वीडियोस मिस ना करें। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर उनको ज़रूरत है तो प्लीज़, ठीक है। Thank you so much for watching. Jai Hind.